Hello everyone, I am Shreya welcoming you to Adda 24/7 School. Guys, today we are going to discuss our previous chapter that is thermodynamics and thermodynamics हमारे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 6 है। चलिए गाइज देख लेते हैं कि हमने इसमें क्या डिस्कस कर लिया है और आज के सेशन में हम क्या कवर करेंगे। प्यारे बच्चे, हम लोग अपने लास्ट सेशन में थर्मोडायनेमिक्स टर्म्स को डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि आपके थर्मोडायनेमिक्स टर्म क्या होते हैं, सिस्टम क्या होता है, सिस्टम के टाइप क्या होते हैं एंड स्टेट ऑफ सिस्टम क्या होता है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि थर्मोडायनेमिक टर्म्स वो होते हैं जो कि आपके किसी सिस्टम में हुए चेंज को एक्सप्लेन करते हैं। मान लीजिए आपके टेम्परेचर में चेंज आता है, प्रेशर में, वॉल्यूम में या फिर किसी अनदर थिंग में कोई भी अगर चेंज आता है तो उसके वजह से, उस पर्टिकुलर चेंज की वजह से सिस्टम में होने वाले चेंज को एक्सप्लेन करने वाले टर्म्स हमारे थर्मोडायनेमिक टर्म्स कहलाते हैं। अब सेकंड था हमारा सिस्टम। व्हाट इज सिस्टम? गाइस सिस्टम क्या होता है? देखो तीन चीजें होती हैं, एक होता है यूनिवर्स, दूसरा होता है सराउंडिंग और तीसरा हमारा होता है भाई सिस्टम, है ना। यूनिवर्स के अंदर सराउंडिंग, सराउंडिंग के अंदर सिस्टम। तो जो आपके सिस्टम में चेंज आते हैं या फिर अगर आपका कोई सिस्टम है तो उसमें जो आपकी एनर्जी या मैटर का ट्रांसफर हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके बेसिस पर हम सिस्टम को तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सिस्टम होता क्या है? सिस्टम एक ऐसा सैंपल, सराउंडिंग में रखा हुआ, सराउंडिंग में पाया जाने वाला ऐसा सैंपल जिस पर एनर्जी चेंज या फिर स्टेट चेंज के एब्जर्वेशन को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है या फिर एब्जर्वेशन लिया जा रहा है, तो उस सैंपल को हम क्या कहेंगे? सिस्टम कहेंगे। क्लियर? नेक्स्ट है स्टेट ऑफ सिस्टम। स्टेट ऑफ सिस्टम क्या है कि आपके पहले आपके सिस्टम की स्टेट क्या थी और दूसरे कुछ समय बाद या फिर कुछ चेंज के बाद उसमें क्या चेंज आया, उसे हम कहते हैं सिस्टम ऑफ स्टेट। यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में हुआ चेंज आपका क्या कहलाता है? स्टेट ऑफ सिस्टम। जैसे मान लो कोई आपका सिलेंडर है जिस पर आपका P प्रेशर लग रहा है, अगर हमने इस प्रेशर को बढ़ाकर P2 कर दिया तो हो सकता है कि ये आपका पिस्टन यहां तक आ जाए। क्लियर? इसे हम क्या कहेंगे? प्रेशर में चेंज, है ना। इससे क्या हुआ? आपके सिस्टम की स्टेट में भी चेंज आया, तो इसे गाइस कहते हैं हम स्टेट ऑफ सिस्टम। क्लियर? बाकी एक्सप्लेनेशन अंदर आप लोगों को देखना है तो लेक्चर नंबर 1 को आप देखेंगे जिसमें हमने इसको कंप्लीटली प्रॉपर डिस्क्रिप्शन के साथ डिस्कस किया हुआ है कि स्टेट ऑफ सिस्टम को किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, कैसे आपकी इंटरनल एनर्जी बिहेव करती है, क्या होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सभी चीज़ें इसमें डिस्कस हो चुकी हैं। अब गाइज आज का सेशन है हमारा एप्लीकेशन, जो कि इस वीडियो में जाने वाला है। जितने भी हमारे स्टेट ऑफ सिस्टम यानी थर्मोडायनेमिक्स के एप्लीकेशंस बन सकते हैं कि जो आपके सिस्टम पर इफेक्ट करते हैं, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चलिए देखते हैं क्या है हमारे एप्लीकेशंस। गाइस एप्लीकेशन है ना, विशेषताओं की बात हो रही है। मैनी केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व जनरेशन ऑफ गैसेस कैपेबल ऑफ डूइंग मैकेनिकल वर्क। हमारी बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो कि गैसों का जनरेशन करती है, यानी जिनमें गैसें बनती हैं और ये मैकेनिकल वर्क करने के लिए कैपेबल होती है। यानी कि अगर इनमें मैकेनिकल वर्क हो रहा है, इसका मतलब ये बात तो क्लियर हो गई कि भाई हीट का जनरेशन भी हो रहा है ना। क्या हो रहा है? हीट का जनरेशन भी हो रहा है। इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू क्वांटिफाई दीज चेंजेस, कि हम क्या कर सकते हैं? इन चेंजेस को निकाल सकते हैं एंड रिलेट द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी, और इन चेंजेस को इंटरनल एनर्जी के साथ रिलेट भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इन सभी चेंजेस को इंटरनल एनर्जी के साथ में रिलेट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है गाइस वर्क। व्हाट इज वर्क? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कॉन्सेंट्रेट ऑन द नेचर ऑफ वर्क। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? जो आपका काम हो रहा है सिस्टम पे, है ना, जो सिस्टम पे वर्क डन हुआ है उस पर फोकस करना पड़ेगा कि वो किस टाइप का काम है। आपका मैकेनिकल काम है, मतलब मैकेनिकल एनर्जी इसमें आ रही है, या फिर मैकेनिकल वर्क हो रहा है, या फिर काइनेटिकली हो रहा है, किस तरह से आपका काम किया जा रहा है, पहले आपको ये देखना है। ऑफ अ सिस्टम कैन डू, कि किस तरीके का काम हमारा सिस्टम कर सकता है ना। जैसे आपका ये CPU रखा हुआ है, तो CPU आपका कैसा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन करेगा, यानी इसका जो वर्क डन है वो कैसा? इलेक्ट्रिकल है ना। अगर कोई मशीन काम कर रही है तो मैकेनिकल होगा वो उसका काम, है ना।
वी विल कंसीडर ओनली मैकेनिकल वर्क। हम यहाँ पर सिर्फ क्या सिस्टम पे कंसीडर करेंगे, सिर्फ मैकेनिकल वर्क को कंसीडर करेंगे, यानी कि कोई मशीन, कोई सिलेंडर, कोई पिस्टन, कुछ ऐसा होगा जो कि काम कर रहा होगा, तभी आप इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे, किसको, वर्क को। क्योंकि अगर एक जगह स्थिर रखी हुई चीज को एक्सप्लेन करोगे तो वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि उसमें किया हुआ कार्य जीरो होता है, W=0 होता है। डेट इज प्रेशर एंड वॉल्यूम वर्क। हमें एक ऐसा सिस्टम लेना है जिसमें प्रेशर और वॉल्यूम पर वर्क हो रहा हो, यानी प्रेशर और वॉल्यूम में चेंज आ रहा हो, तभी हम वर्क डन निकाल सकते हैं, या फिर तभी हम किसी भी सिस्टम का वर्क डन पता कर सकते हैं। क्लियर। अब मान लो कोई एक ऐसा सिलेंडर है जिस पर आपका एक पिस्टन लगा हुआ है। इसका प्रेशर और वॉल्यूम इनिशियल में P और V है। जब हम इस पिस्टन का प्रेशर और बढ़ा देंगे, जब मान लो मैंने इस पिस्टन का प्रेशर और बढ़ा दिया, इसमें कोई गैस भरी हुई है, तो क्या हुआ, मैंने जब इसका प्रेशर और बढ़ाया, मान लो कि मैंने कोई P2 प्रेशर लगाया, तो इसके अंदर का वॉल्यूम आपका क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, यानी वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। मान लो कि इसका वॉल्यूम आपका V2 हो गया। क्या हो गया, मान लो कि इसका वॉल्यूम आपका V2 हो गया। ठीक है, जस्ट अ मिनट। हाँ जी, मान लो कि इसका वॉल्यूम V2 हो गया, तो क्या हुआ गाइस, वर्क डन हुआ है ना। P से P2, V से V2 गया, यानी कि आपके प्रेशर और वॉल्यूम पर काम हुआ। इसे क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे वर्क डन ऑन दी सिस्टम। ठीक है, वर्क डन ऑन दी सिस्टम। क्लियर। नेक्स्ट देखो, अब कंसीडर करेंगे जो हमारा प्रेशर और वॉल्यूम है, यानी प्रेशर वॉल्यूम जो वर्क है, उसमें क्या कंसीडर करना है कि लेट अस कंसीडर अ सिलेंडर विच कंटेन 1 मोल ऑफ आइडल गैस। कि हमारी एक सिलेंडर है जो कि 1 मोल आइडल गैस को रख रहा है, फिटेड विद ए फ्रैक्शन लेस पिस्टन, जिसमें एक फ्रैक्शन लेस, जिसमें कि फ्रैक्शन मतलब घर्षण नहीं है, एक ऐसा पिस्टन लगा हुआ है जिसमें कोई घर्षण नहीं होता। ये सब चीज़ें हमने कंसीडर कर ली कि इमेजिन किया कि कोई आपका एक सिलेंडर है और सिलेंडर में आपकी कोई गैस भरी हुई है। ठीक है, और गैस कौन सी है, आइडल गैस है। और गाइस ये जो आपकी आइडल गैस है, ये है 1 मोल ऑफ एन आइडल गैस। गाइस ये जो 1 मोल ऑफ आइडल गैस है, ये सिलेंडर में भरी हुई है, और यहाँ पर लगा है अपन का एक पिस्टन। क्या लगा हुआ है, यहाँ पर लगा है एक पिस्टन। ये जो पिस्टन है ना, ये हमारा है फ्रिक्शन लेस। ये पिस्टन हमारा कैसा है गाइस, ये है हमारा फ्रिक्शन लेस पिस्टन। क्लियर। ठीक है जी। तो ये जो फ्रिक्शन लेस पिस्टन है, ये आपका इस गैस पर काम करेगा। मतलब आप चाहो तो इस प्रेशर को बढ़ाओ, आप चाहो तो प्रेशर को कम करो, तो उसका जो चेंज होगा वो आपका सिस्टम पर वर्क डन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सिस्टम पर वर्क डन कहलाएगा। अब देखो, इफ अ एक्सटर्नल प्रेशर इज P, अगर कोई एक एक्सटर्नल प्रेशर है P विच इज ग्रेटर देन प्रेशर PI लिख लो, जो कि आपके इंटरनल प्रेशर PI से क्या है, कम है। एक आपका, एक सेकेंड, इफ अ एक्सटर्नल प्रेशर, इसको हमने लिख लिया PX। ठीक है, एक आपका एक्सटर्नल प्रेशर है PX, जो कि आपके P से, यानी जो आपका कंसीडर्ड प्रेशर है P, उससे ज़्यादा है। तो आपका प्रेशर क्या, जो आपका पिस्टन होगा वो क्या करेगा, आपका प्रेशर पिस्टन नीचे की तरफ, इन्वर्ट, अंदर की तरफ घूमेगा, टिल द प्रेशर इनसाइड बिकम इक्वल टू द PX, जब तक कि आपका अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर के बराबर ना हो जाए। चलो अब इस पिक्चर को समझते हैं। यह है हमारा एक सिलेंडर जिसमें आपकी 1 मोल ऑफ आइडल गैस भरी हुई है। क्या है, 1 मोल ऑफ आइडल गैस भरा हुआ है। गाइस ये 1 मोल ऑफ आइडल गैस पर एक पिस्टन लगा हुआ है। देख रहे हो क्या लगा है, पिस्टन लगा हुआ है। मान लो कि बाहर से एक आपका प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है जो कि है PX, है ना, और इस PX की वैल्यू इस वाले प्रेशर से क्या है, ज़्यादा है, यानी कि आपका जो P एक्सटर्नल है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू P। ठीक है, तो ये पिस्टन क्या करेगा, ये अंदर को दबता जाएगा क्योंकि ये प्रेशर ज़्यादा है ना। क्या हो रहा है, मान लो आपका कोई सिलेंडर है, आपने उस पर कोई नीचे मान लो आटा रखा हुआ है, और आटे के ऊपर आपका
एक प्लेट रखी है और प्लेट के ऊपर आपने कुछ भारी सामान रख दिया, तो वो प्लेट अंदर दबती जाएगी, उस आटे के अंदर दबती जाएगी। क्यों दबती जाएगी? क्योंकि जो आटे का प्रेशर है वो उस प्लेट के ऊपर रखे हुए वेट से कम है ना। तो इसी तरीके से P एक्सटर्नल क्या कर रहा है, इस पिस्टन को अंदर दबाता जा रहा है। गाइस ये पिस्टन तब तक अंदर जाएगा जब तक इस प्रेशर P की वैल्यू, यानी इस अंदर वाले प्रेशर P की वैल्यू बाहर वाले P की प्रेशर की वैल्यू के बराबर ना हो जाए। यानी कि P एक्सटर्नल किसके बराबर ना हो जाए, प्रेशर के बराबर ना हो जाए, तब तक ये वैल्यू क्या करती जाएगी, क्या करती जाएगी, ये प्रेशर आपका अंदर की तरफ लगता जाएगा, यानी कि पिस्टन इस सिलेंडर में अंदर मूव करता जाएगा। क्लियर? अब देखो एक चीज नोटिस करो इस ग्राफ में, ये है आपका P एक्सटर्नल, ये है आपका वॉल्यूम, इनिशियल से फाइनल वॉल्यूम। ये था आपका इनिशियल वॉल्यूम और ये हो गया आपका फाइनल वॉल्यूम, इनिशियल से फाइनल वॉल्यूम। तो अब आप ये बताओ मुझे कि ये आपकी जो रिएक्शन है ये कैसे रिएक्शन है, रिवर्सिबल या फिर इरिवर्सिबल? देखो हमेशा ध्यान रखना, जब आपका प्रेशर कांस्टेंट रहे, जब आपका प्रेशर कांस्टेंट रहे तो आपकी जो रिएक्शन होती है वो आपकी इरिवर्सिबल होती है। क्या होती है? इरिवर्सिबल होती है। ठीक है, ठीक है, क्या होती है? आपकी रिएक्शन इरिवर्सिबल होती है, यानी कि जब आपके प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ये खींचा हुआ ग्राफ है, ये आपका इरिवर्सिबल रिएक्शन है। ये क्या है? इरिवर्सिबल रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आपका प्रेशर है, एक्सटर्नल प्रेशर है, वो कांस्टेंट है और आपके वॉल्यूम में चेंज आ रहा है। वॉल्यूम आपका इनिशियल से प्रेशर की तरफ आ गया है, तो एरिया आपका किसके बराबर होगा? एरिया आपके प्रेशर और वॉल्यूम के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। क्लियर? नेक्स्ट देखो, ड्यूरिंग दिस कंप्रेशन, जब ये कंप्रेशन हुआ तो हमें क्या सपोज करना है, पिस्टन मूव्स अ डिस्टेंस। जो आपका पिस्टन है उसने एक डिस्टेंस को मूव किया, यहाँ से यहाँ किया ना, यानी कि एक L डिस्टेंस को उसने मूव किया, है ना। वो डिस्टेंस कौन सी है? L। एंड द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पिस्टन इज A। और ये जो हमारा पिस्टन का क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया है गाइज, इसकी वैल्यू है कैपिटल A। क्या है? कैपिटल A। यानी कि पिस्टन की क्रॉस सेक्शन वैल्यू है A और इसकी डिस्टेंस है L। क्या है? L। क्लियर? देन द वॉल्यूम चेंज, तो आपके वॉल्यूम में आए हुए चेंज को आप क्या लिखोगे? L इंटू A। क्या लिखोगे? L इंटू A। तो यानी V आपका किसके बराबर होगा? V आपका V फाइनल माइनस VI के बराबर होगा। अब देखो ये मुझे कैसे पता चला कि V आपका V फाइनल माइनस VI के बराबर होगा? गाइज जरा पीछे वाले पिक्चर को एक बार देखते हैं। हमारा पिस्टन अंदर गया तो इसने एक L डिस्टेंस को ट्रैवल किया, है ना, और इसका वॉल्यूम, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना था? A था। तो ये किसके बराबर होगा? A इंटू L के। जो आपका प्रेशर लग रहा है, जो आपका प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, वो किसके बराबर होगा? वो आपका किसके बराबर होगा? वो आपके वॉल्यूम L इंटू A के बराबर होगा। टोटल वॉल्यूम जो कि आपके पिस्टन द्वारा ट्रैवल किया गया, तो V आपका हो जाएगा L इंटू A। अब देखो हमारा जो इनिशियल वॉल्यूम था वो क्या था? VI, है ना। अब हमने इतना ट्रेवल करके जो आपका फाइनल वॉल्यूम आया वो क्या आया? VF। यानी कि इसके बीच का जो डिफरेंस है वो आपका क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा गाइस डेल्टा V बराबर VF माइनस VI, है ना। क्या आ जाएगा? VF माइनस VI। तो यस गाइस आपने क्या किया? वॉल्यूम की जगह डेल्टा V की जगह आपने क्या रख दिया? VF माइनस VI। क्लियर? अब देखो हमें ये बात बहुत पहले से पता है, फिजिक्स से ही पता है कि प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स ओवर ए, एरिया, F ओवर A, है ना। या फिर इसको और कैसे निकाल सकते हो? या फिर इसको आप कैसे निकाल सकते हो? F इक्वल टू PA, है ना। F इक्वल टू PA से आपका क्या जाएगा? प्रेशर इक्वल टू F ओवर A, है ना। तो अब देखो फोर्स ऑन द पिस्टन, तो आपका जो पिस्टन है उस पर लगने वाला फोर्स आपका किसके बराबर होगा? P एक्सटर्नल, जो आपका बाहर से फोर्स लग रहा है वो, और मल्टीप्लाई बाय क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पिस्टन। क्लियर? तो ये आपका टोटल फोर्स आ गया जो कि पिस्टन पर लग रहा है। अगर
W इज द वर्क डन। गाइज मान लो कि आपका जो W है वो सिस्टम पर वर्क डन है बाय द मूवमेंट ऑफ पिस्टन। अगर आपका पिस्टन मूव कर रहा है तो जो आपका वर्क डन सिस्टम पर हो रहा है गाइज वो किसके बराबर होगा, वो होगा W बराबर फोर्स इंटू डिस्टेंस के। किसके, W बराबर फोर्स इंटू डिस्टेंस के। यानी फोर्स आपका क्या है, F आपका क्या है, P एक्सटर्नल मल्टीप्लाई बाय L, P एक्सटर्नल मल्टीप्लाई बाय L, और डिस्टेंस पिस्टन ने कितनी ट्रेवल करी थी, L। तो यानी कि आपके W की वैल्यू क्या हो गई, W बराबर हो गया आपका P एक्सटर्नल इंटू A इंटू L। क्लियर। नेक्स्ट देखो, P एक्सटर्नल बराबर क्या हो जाएगा, A इंटू L क्या हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम होता है ना। क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो हमने क्या रख दिया, डेल्टा वी रख दिया यहाँ पर। कहाँ से, इस इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 1 से हमने क्या किया, डेल्टा वी रख दिया। तो डेल्टा वी आपका क्या हो जाएगा, P एक्सटर्नल बराबर VF माइनस VI। क्या हो जाएगा, P एक्सटर्नल बराबर VF माइनस VI। नेक्स्ट देखो, द नेगेटिव साइन ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन कॉन्वेंशनल साइन ऑफ W। जो आपका एक्सप्रेशन का नेगेटिव साइन है वो आप कैसे निकाल सकते हो, W के कॉन्वेंशनल साइन से, विच विल बी पॉजिटिव, जो कि आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्या होगा, W इज इक्वल टू पॉजिटिव। नेक्स्ट देखो, इट इंडिकेट दैट इन द केस ऑफ कंप्रेशन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। कि ये आपका ये इंडिकेट करता है कि जो आपका सिस्टम का कंप्रेशन है वो सिस्टम पर किया जा रहा है। यानी कि जो कंप्रेशन का काम था वो वर्क डन जो था, कंप्रेशन वाला वर्क डन था, वो आपके सिस्टम पर किया जा रहा है। क्लियर। अब गाइस देखो, जब सिस्टम पर काम किया जा रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि आपके वॉल्यूम में चेंज आया, VF माइनस VI आया। और ये VF माइनस VI आपका किसके बराबर होगा, निगेटिव वैल्यू के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि आपकी जो वॉल्यूम फाइनल है वो आपका छोटा है एज कंपेयर टू इनिशियल के, है ना। निगेटिव एंड निगेटिव मल्टीपल बाय निगेटिव विल बी पॉजिटिव। अब देखो, आपका वॉल्यूम और आपका वर्क दोनों निगेटिव आ गए हैं, तो दोनों जब निगेटिव आएंगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। ठीक है, हैंस द ऑब्टेन्ड वर्क विल बी पॉजिटिव। तो आपका जो ऑब्टेन्ड वर्क आएगा वो कौन सा आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखो, अब गाइज एक चीज देखो, इफ द प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट, अगर आपका प्रेशर कांस्टेंट नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपकी रिएक्शन जा रही है वो कंप्रेशन की तरफ जा रही है। यानी आपका जो वर्क डन हो रहा है वो कंप्रेशन हो रहा है, उसमें कंप्रेशन आ रहा है। ठीक है, इफ द, और एक चीज और, अगर आपका प्रेशर हर स्टेप पर बदल रहा है इसका मतलब रिएक्शन हो रही है रिवर्सिबल, है ना, या फिर रिवर्सिबल चेंज आ रहा है। क्लियर। देखो, इफ द प्रेशर इज नॉट कॉन्स्टेंट एट एवरी स्टेज ऑफ कंप्रेशन, अगर आपका जो प्रेशर है वो हर स्टेप पर कांस्टेंट नहीं है, बट द चेंज इन नंबर ऑफ फाइनाइट स्टेप, बट जो आपका नंबर है वो आपका फाइनाइट है, तो क्या होगा, वर्क डन ऑन द गैस विल बी समन्ड ओवर द स्टेप। तो जो आपका वर्क डन है वो आपके हर स्टेप पर डिपेंड करेगा। ठीक है, और किसके इक्वल होगा गाइस, ये आपके टोटल प्रेशर V के इक्वल होगा। क्लियर। अब देखो, हमने P और V के बीच में जब प्लॉट खींचा तो व्हेन प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट तो क्या होगा, जो चेंज है फाइनाइट स्टेप का, कहाँ तक, कंप्रेशन का, इनिशियल से फाइनल वॉल्यूम तक, उसमें जो आपका वर्क डन आएगा वो गाइस आपके शेडेड एरिया से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, ये आपका आ गया वर्क डन, यानी कि P डेल्टा V, और डेल्टा V क्या है आपका, P इज इक्वल टू V फाइनल माइनस VI। क्लियर। ठीक है, और ये आपका कंप्रेशन में हो रहा है इसीलिए आपकी वैल्यू जो आई है वो निगेटिव में आई है। नेक्स्ट देखो, इफ द प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट, ये मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, इफ द प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट चेंज ड्यूरिंग द प्रोसेस इज सच दैट, क्या प्रोसेस हो रही है, इट इज ऑलवेज इनफाइनाइट ग्रेटर देन द प्रेशर ऑफ गैस। ये आपकी इनफाइनाइटिजमली ग्रेटर है, मतलब ज्यादा है, किससे, प्रेशर से। ईच स्टेज ऑफ कंप्रेशन,
हर जो आपका पॉइंट, देखो हर पॉइंट पर आपका प्रेशर चेंज हो रहा है, हर पॉइंट पर आपका जब कंप्रेशन हो रहा है तो आपकी जो वैल्यू आ रही है वो भी चेंज आ रही है, और साथ में आपका जो वॉल्यूम है वो आपका डिक्रीज हो रहा है। किसके साथ में? आपके प्रेशर के साथ में। जो आपके प्रेशर में चेंज आ रहा है उसके साथ साथ आपके वॉल्यूम में भी चेंज आ रहा है। इसी वजह से हम लोग लिखते हैं समेशन पी डीवी। क्या लिखते हैं? समेशन पी डीवी। In such case, we can calculate work done on the gas by the system. अब हम ये देखेंगे कि जो आपका वर्क डन है किसी गैस पर वो क्या आएगा। तो गाइज हमको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि हमारा टोटल आपका वर्क क्या आया था? टोटल वर्क आया था पी डीवी, है ना, ये तो आया था। अब टोटल वर्क डन हमारा क्या आ जाएगा किसी गैस के लिए? तो क्या लिखोगे? इंटीग्रेशन, वैल्यू रहेगी आपकी रेंज V1 से VI से VF, यानी V इनिशियल से V फाइनल, और किसका इंटीग्रेशन करना है? PX DV का इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है? PX DV का इंटीग्रेशन करना है विद निगेटिव साइन। निगेटिव साइन क्यों? क्योंकि आपका कंप्रेशन हो रहा है। नेक्स्ट देखो, हेयर PEX यानी P एक्सटर्नल एट ईच स्टेज, हर स्टेज पर जो आपका P एक्सटर्नल है वो किसके बराबर होगा? गाइस दिस इज इक्वल टू PIN प्लस DP। ये आपके PIN प्लस DP के बराबर होगा। यानी कि जब आपका ये ग्राफ आ रहा था तो हर पॉइंट पर एक चेंज आ रहा है। ये DP क्या है? वो ये स्मॉल चेंज है जो कि आपका हर पॉइंट पर हो रहा है। क्लियर? इन केस ऑफ कंप्रेशन, ठीक। इन द एक्सप्रेशन प्रोसेस अंडर द सिमिलर कंडीशन, अब जब आपको पता है सिमिलर कंडीशन मतलब कि हर पॉइंट पर आपका प्रेशर चेंज हो रहा है, इस कंडीशन पर क्या होगा? द एक्सटर्नल प्रेशर इज ऑलवेज, एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो ऑलवेज आपका क्या होगा? ऑलवेज ग्रेटर देन द प्रेशर ऑफ सिस्टम। क्या होगा? ऑलवेज बड़ा होगा, इज ऑलवेज ग्रेटर देन द प्रेशर ऑफ द सिस्टम। तो देखो फिर Px की वैल्यू क्या आ जाएगी गाइज? P इनिशियल माइनस DP। DP मतलब जो छोटा सा आपका चेंज बढ़ा है उसको आपने घटा दिया। तो जनरल केस में हम इसकी रिएक्शन को क्या लिख सकते हैं? अगर आपका कंप्रेशन हो रहा है तो, या फिर आपका कंप्रेशन नहीं हो रहा है तो, यानी कि रिएक्शन रिवर्सिबल जा रही है तो और इरिवर्सिबल जा रही है तो आपका P एक्सटर्नल आ जाएगा P इंटरनल प्लस माइनस DP। क्लियर? प्रोसेस आर कॉल्ड रिवर्सिबल प्रोसेस, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। जहां पर आपका प्रेशर बार बार चेंज होता है उसे हम कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस, और जहां आपका प्रेशर कांस्टेंट रहता है उसे हम कहते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। क्लियर? नेक्स्ट देखो, अ प्रोसेस और चेंज इज सेड टू बी रिवर्सिबल। ये आपकी जो प्रोसेस है और जो ये चेंज हो रहा है प्रेशर में लगातार उसे हम कहते हैं रिवर्सिबल। इफ अ चेंज ब्रॉट आउट इन सच अ वे, अगर आपका प्रोसेस कुछ इस तरीके से होता है दैट द प्रोसेस कुड एट एनी मोमेंट विल बी रिवर्स्ड, कि आपका जो प्रोसेस है वो रिवर्स है बाय एन इनफाइनाइटिसिमल चेंज, एक इनफाइनाइट चेंज के साथ में ये जो प्रोसेस है वो रिवर्स है। द रिवर्सिबल प्रोसेस प्रोसीड इनफाइनाइटली स्लोली, तो ये आपका जो प्रोसेस है वो इनफाइनाइटली स्लोली जाएगा। हमेशा ध्यान रखना कि जो आपका रिवर्सिबल प्रोसेस होता है उसमें आपका प्रेशर हर पॉइंट पर चेंज होता है और साथ में ये प्रोसेस आपका बहुत स्लो चलता है। जबकि रिवर्सिबल प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इसमें प्रेशर आपका कांस्टेंट रहता है, बहुत तेजी से रिएक्शन होती है। ठीक है, by a series of equilibrium state that system and the surrounding is always be near to the equilibrium to each other। और जब ये रिएक्शन आपकी स्लो चल रही है तो बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कि आपकी रिएक्शन एकदम इक्विलिब्रियम में है, यानी इसमें कोई चेंज ही नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम पर एक पर्टिकुलर प्रेशर पर आपके रिएक्शन का रेट भी स्लो रहेगा और सेम रहेगा। नेक्स्ट है प्रोसेस अदर देन रिवर्सिबल प्रोसेस आर नोन एज इरिवर्सिबल प्रोसेस। प्रोसेसेस अदर देन रिवर्सिबल प्रोसेस, जो आपकी प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस के अपोजिट है, यानी कि जिसमें आपका P एक्सटर्नल कांस्टेंट है या फिर प्रेशर कोई भी हो वो कांस्टेंट है, तो ऐसी प्रोसेस हमारी इरिवर्सिबल प्रोसेस कहलाती है। क्लियर? इफ वी रिलेट द वर्क टू द टर्म ऑफ द इंटरनल प्रेशर ऑफ द सिस्टम, अब हम क्या करेंगे, इस इंटरनल प्रेशर के टर्म में हम इस रिलेशन को लिखेंगे। तो गाइज W रिवर्सिबल आपका किसके बराबर होगा? W रिवर्सिबल आपका इंटीग्रेशन
पी एक्स dV के बराबर होगा। यानी कि जो आपका एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है और जो आपके वॉल्यूम में चेंज आया है बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर, उसके इंटीग्रल के बराबर होगा। और इंटीग्रल रेंज हमारी कहाँ से कहाँ तक जाएगी, VI से VF तक जाएगी। यानी कि गाइज अब वैल्यूज को हम पुट करना शुरू करें तो क्या होता है, V एक्सटर्नल की वैल्यू होती है रिवर्सिबल के लिए P इनिशियल प्लस माइनस dP, है ना। तो बस अब आपने सॉल्व कर देना है। P रिवर्सिबल बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रल VI ओवर VF P इनिशियल dV। नाउ द प्रोसेस ऑफ गैस, इसका मतलब ये हुआ जो आपकी गैस की प्रोसेस है PIN विच कैन बी राइट एज P नाउ। अब हम क्या कर सकते हैं, जो आपका P इनिशियल है उसको हम कैपिटल P के नाम से अगर लिखें तो आइडल गैस इक्वेशन के थ्रू हम क्या निकाल सकते हैं, हमारी क्या होती है आइडल गैस इक्वेशन। किसी भी हमने लिया तो 1 मोल है, बट n मोल के लिए आपकी आइडल गैस इक्वेशन क्या होती है, PB इज इक्वल टू nRT। चलो अब PB इज इक्वल टू nRT से हम लोग क्या करेंगे, प्रेशर की वैल्यू निकालेंगे। क्या आएगी प्रेशर, प्रेशर इज इक्वल टू nRT ओवर V, है ना। क्या आएगा, nRT ओवर V। अब हमको पता है कि यहाँ पर अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, यानी ये जो प्रोसेस चल रही है अगर ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है तो आपकी रिएक्शन क्या बनेगी, आपकी nRT ओवर V, ठीक है। इधर देखो ये है ना nRT ओवर V। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे VI ओवर VF के अंडर में। तो गाइस जब आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है, अगर आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है या फिर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उसके बेसिस पर हमारी रिएक्शन जाएगी। तो W रिवर्सिबल हमारा क्या हो जाएगा, nRT dV ओवर V। क्या हो जाएगा, nRT dV ओवर V। अब रिएक्शन हमारी रिवर्सिबल है इसलिए चला गया माइनस चार्ज, माइनस साइन nRT ln VF माइनस VI। अब सुनो, ये तो हो गई आपकी रिएक्शन रिवर्सिबल के लिए, है ना, या फिर कंप्रेशन के लिए या फिर रिवर्सिबल के लिए। अगर यही रिएक्शन आपके इरिवर्सिबल के लिए होती तो क्या हो जाता, तो गाइस हो जाता W इरिवर्सिबल बराबर nRT ln VI ओवर VF, ठीक है, ये हो जाता। क्लियर। अब चलो लॉन की वैल्यू पुट करके इसको लॉग में कन्वर्ट कर लेते हैं तो हो जाएगा -2.303 nRT log VF माइनस VI। क्या हो जाएगा, VF माइनस VI। नेक्स्ट देखो गाइज, फ्री एक्सपेंशन। क्या होता है फ्री एक्सपेंशन, बताओ। देखो फ्री एक्सपेंशन किसको कहते हैं, अगर आपकी कोई गैस वैक्यूम में एक्सपेंड कर रही है, किसी गैस का एक्सपेंशन वैक्यूम में हो रहा है तो गाइज इसे हम फ्री एक्सपेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्री एक्सपेंशन। चलो देख लेते हैं। फ्री एक्सपेंशन, एक्सपेंशन ऑफ अ गैस इन अ वैक्यूम। अगर आपके किसी गैस का एक्सपेंशन वैक्यूम में हो रहा है तो ये आपका फ्री एक्सपेंशन कहलाता है। यानी कि गाइज यहाँ पर प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। क्या होती है, 0। नो वर्क इज डन ड्यूरिंग फ्री एक्सपेंशन। कोई भी काम आपका नहीं किया जा सकता ड्यूरिंग फ्री एक्सपेंशन। अगर आपकी कोई गैस वैक्यूम में फ्लो कर रही है तो कोई भी आपका वर्क डन नहीं होगा। किसका, किसी भी आइडल गैस का। ठीक है, ये बात हो रही है आइडल गैस के लिए। ठीक है, वेदर द प्रोसेस इज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, फिर चाहे आपकी प्रोसेस रिवर्सिबल हो इरिवर्सिबल हो, बट फ्री एक्सपेंशन के टाइम पर आपका कोई भी वर्क डन गैस के द्वारा नहीं किया जाता या फिर कोई भी गैस पर भी वर्क डन नहीं होता। इन नंबर ऑफ वेज डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ प्रोसेस। अब जो आपके इस पे काम करने के तरीके हैं, दो ही तो तरीके हैं, या तो रिवर्सिबल प्रोसेस या फिर रिवर्सिबल प्रोसेस। गाइस दोनों टर्म में आपके क्या क्या कंडीशंस बनती हैं, चलो देख लेते हैं। अगर आपकी प्रोसेस रिवर्सिबल है तो आपका बनेगा W बराबर -P एक्सटर्नल V या फिर -P एक्सटर्नल डेल्टा V। क्लियर। और अगर गाइस यहाँ पर आपके वॉल्यूम को हम कांस्टेंट रख दें तो आपका इंटरनल एनर्जी की वैल्यू क्या जाएगी, इंटरनल एनर्जी आएगा डेल्टा U बराबर QV, है ना, हीट के बराबर इसका आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आइसोथर्मल एंड फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडल गैस। अब हम ये देखेंगे कि जो हमारी आइडल गैस है उसका फ्री एक्सपेंशन कैसे होता है। यानी कि अगर हम आइडल गैस को वैक्यूम में एक्सपेंड करें तो क्या रिएक्शंस आती हैं, क्या वर्क डन आता है। देखो गाइस, फॉर आइसोथर्मल
यानी कि आपका जहाँ पे T कांस्टेंट है, एक्सप्रेशन ऑफ आइडल गैस इनटू द वैक्यूम, आपका जो एक्सप्रेशन आएगा आइडल गैस के लिए वैक्यूम में, वो आपका आएगा Px बराबर 0। यानी कि क्योंकि आपका वर्क डन हुआ ही नहीं, हमने क्या बताया था कि आपका वर्क डन होगा ही नहीं, है ना। फ्री एक्सपेंशन के टाइम पर चाहे आप गैस रिवर्सिबल प्रोसेस करा लो चाहे इरिवर्सिबल प्रोसेस करा लो, आपका वर्क डन आएगा ही नहीं, यानी कि आपका प्रेशर भी काम नहीं करेगा, तो P एक्सटर्नल क्या होगा 0। जूल एक्सप्लेन्ड एक्सपेरिमेंटली डेट, अब देखो जूल ने क्या एक्सप्लेन किया कि जो इसकी Q की वैल्यू यानी इसकी जो एनर्जी की वैल्यू है वो भी आपकी 0 रहेगी, P भी आपका 0, Q भी आपका 0 और आपका डेल्टा U भी 0 रहेगा। क्या रहेगा? आपका डेल्टा U का वैल्यू भी 0 रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट देखो, हमको पता है कि इंटरनल एनर्जी डेल्टा U बराबर Q प्लस W होता है। क्या होता है? डेल्टा U बराबर Q प्लस W होता है। तो गाइज इसे आप आइसोथर्मली इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल प्रोसेस में कैसे चेंज कर सकते हो? देखो जरा, पॉइंट 1 फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल चेंज, कि अब इसका आइसोथर्मल रिवर्सिबल चेंज अगर आपको करना है तो आपका वर्क डन क्या आएगा? तो गाइज आपका वर्क डन Q के बराबर रहेगा, यानी कि वर्क डन आपका माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V आएगा। क्या आएगा? माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V, यानी कि P एक्सटर्नल VF माइनस VI के बराबर होगा। नेक्स्ट है फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल रिएक्शन, और अगर रिएक्शन रिवर्सिबल हो गई तब क्या होगा? जैसे कि मैंने आपको पहले पीछे बताया था कि Q बराबर माइनस W, आपका जो Q है वो किसके बराबर है? वर्क डन अगर अपोजिट हो रहा है, यानी कि सिस्टम के द्वारा अगर काम किया जा रहा है या फिर गैस पर काम किया जा रहा है, उसके बराबर होगा। इक्वेशन क्या आ जाएगी? nRT ln VF माइनस VI, और अगर हम ln की वैल्यू हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 2.303 nRT ln VF माइनस VI। क्लियर? नेक्स्ट है गाइज ऑप्शन 3 फॉर एडियाबैटिक चेंज। एडियाबैटिक चेंज का मतलब क्या हुआ कि आपकी Q की वैल्यू रहेगी 0, क्योंकि आपकी एनर्जी का कोई ट्रांसफर नहीं होगा, और जब एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होगा तो Q की वैल्यू रहेगी 0। अब गाइस जब Q की वैल्यू 0 आ गई तो इंटरनल एनर्जी आपके किसके बराबर होगा? वर्क डन के, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है डेल्टा U बराबर होता है Q प्लस W। अब Q की वैल्यू आपने 0 पुट कर दी तो W किसके बराबर हो गया? इंटरनल एनर्जी के, यानी कि आपका इंटरनल एनर्जी वर्क डन के बराबर हुआ। और वर्क डन किस पे किया जा रहा है? एक एडियाबैटिक सिस्टम पर, प्रोसेस पर किया जा रहा है। नेक्स्ट है गाइस एंथैल्पी। एंथैल्पी यूजफुल न्यू स्टेट फंक्शन। व्हाट इज एंथैल्पी? वी नो दैट हीट एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जब आपकी हीट कांस्टेंट वॉल्यूम पर होती है तो इसका इज इक्वल टू चेंज इन द इंटरनल एनर्जी, तो ये इंटरनल एनर्जी के बराबर होती है, यानी कि आपका जो डेल्टा Q आता है, डेल्टा U आता है, वो Q के बराबर होता है। क्लियर? नेक्स्ट, बट मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन आर कैरिड आउट नॉट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बट आपकी जो अधिकतर रिएक्शंस होती हैं वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर नहीं होती हैं, बट इन फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब अंडर द कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो आपका कांस्टेंट वॉल्यूम है फ्लास्क का या फिर टेस्ट ट्यूब का, वो किसके अंडर होता है? वो आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंडर होता है। यानी कि वी नीड टू डिफाइन अनदर स्टेट फंक्शन, हमें किसी अनदर स्टेट फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा जो कि आपके कांस्टेंट वॉल्यूम पे, कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वर्क डन को दिखा सके। तो गाइज इस सिचुएशन के लिए एक अनदर स्टेट फंक्शन हम लोगों ने अप्लाई किया जो कि था एंथैल्पी। ठीक है, तो हम इसमें इक्वेशन क्या लिख सकते हैं? डेल्टा U आपका किसके बराबर होगा? QP माइनस PdV के, और PdV आपका क्या है? वर्क डन है ना। एट कांस्टेंट प्रेशर QP इज अ हीट एब्जॉर्ब। जो आपके Q है वो आपका QP आपकी हीट एब्जॉर्ब की गई है किसके द्वारा? सिस्टम के द्वारा। एंड P डेल्टा V, और जो आपका माइनस P डेल्टा V है ये आपके वर्क डन को एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, किस पर? सिस्टम पर। यानी कि इंटरनल एनर्जी की वैल्यू आपकी हो जाएगी डेल्टा U बराबर QP PdV। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे इनिशियल स्टेट ऑफ सब्सक्रिप्ट 1 के लिए। ठीक है, और फाइनल स्टेट फॉर बाय 2। ठीक है, अब देखो हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं? मान लो आपकी पहली सब्सक्रिप्ट क्या है?
U1 है और सेकेंड सब्सक्रिप्ट आपकी है U2, तो आपकी इंटर एनर्जी का चेंज क्या आएगा, U2 माइनस U1 बराबर QP P V2 माइनस V1। अगर गाइज इसको हम अरेंज कर दें तो आपके Q2 की वैल्यू किसके बराबर होगी, U2 प्लस P V2 माइनस V1 प्लस P V1। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, या फिर इस थर्मोडायनेमिक फंक्शन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं गाइज, H बराबर U प्लस PV, किसके, H बराबर U प्लस PV से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने अनदर स्टेट फंक्शन कौन सा लिया इसको एक्सप्लेन करने के लिए गाइज, वो था हमारा H। क्या था, H, जिसको हम कहते हैं इंथैल्पी। अब देखो, अगर हमने इंथैल्पी के टर्म में इसको एक्सप्लेन किया तो फर्स्ट स्टेट के लिए और फाइनल स्टेट के लिए, फिर प्रारंभिक अवस्था के लिए और आखिरी अवस्था के लिए हमारा जो इंथैल्पी चेंज आएगा गाइस, वो किसके बराबर होगा, H2 माइनस H1 के। और ये H2 माइनस H1 हीट एट कांस्टेंट प्रेशर के इक्वल होगी। क्लियर। जबकि जो आपका Q है वो क्या है, Q आपका पाथ डिपेंडेंट फंक्शन है और जबकि आपका H एक स्टेट फंक्शन है। पाथ डिपेंडेंट फंक्शन का मतलब जो आपकी हीट है वो आपके किसी भी पाथ को फॉलो करके मूव कर सकती है, जबकि स्टेट फंक्शन यानी कि इंथैल्पी हमारी क्या है, दो वेरिएबल्स के बीच में काम करती है। तभी तो हमने लिखा H2 माइनस H1। क्लियर। क्योंकि जो हमारा इंथैल्पी है किस पर डिपेंड कर रहा है, इंटरनल एनर्जी पर, प्रेशर पर, वॉल्यूम पर और वो सभी स्टेट फंक्शन पर जो कि आपके सिस्टम को या फिर गैस को अफेक्ट कर रहे हैं। तो आपका जो डेल्टा H है वो किससे इंडिपेंडेंट है गाइस, इसी प्रकार से हमें पता चल गया कि जो हमारा H है वो हमारे पास से इंडिपेंडेंट है ना। और जो हमारा एंड इज डेल्टा Q, एक सेकेंड, एंड सो जो डेल्टा Q है वो आपका इंडिपेंडेंट है पास से। ठीक है, क्योंकि आपका डेल्टा H इंडिपेंडेंट है पाथ से, तो ऑफ कोर्स हमारा जो Q है वो भी इंडिपेंडेंट होगा पाथ से। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चले। नेक्स्ट है फॉर इनफाइनाइट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। जब हम कोई एक कांस्टेंट प्रेशर पर चेंज करेंगे, किसमें, वॉल्यूम में या फिर इंथैल्पी में, तो गाइज आपकी इंथैल्पी चेंज किसके बराबर होगा, डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस P डेल्टा V के बराबर होगा। क्लियर। अगर हमने अब प्रेशर को देखो, यहाँ पर हमने क्या किया था, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा था। ठीक है, अगर मान लो अब हम प्रेशर को कांस्टेंट कर दें तो क्या आ जाएगा, डेल्टा H बराबर डेल्टा U P डेल्टा V। ठीक है, इससे क्या पता चलता है कि जब आपकी हीट एब्जॉर्ब होती है किसी सिस्टम के द्वारा, ठीक है, किस पर, किसी कांस्टेंट प्रेशर पर, तो हम क्या करेंगे, चेंज को मेजर करेंगे किसी इंथैल्पी में। मतलब अगर आपका कोई सिस्टम या कोई गैस हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, और कब एब्जॉर्ब कर रहा है, जब आपका प्रेशर कांस्टेंट है, तो उसे डिफाइन करने के लिए हमें अनदर स्टेट फंक्शन को लाना होगा। और वो अनदर स्टेट फंक्शन हमारा क्या है, इंथैल्पी, यानी कि इंथैल्पी कांस्टेंट प्रेशर पर एब्जॉर्ब की गई हीट को डिफाइन करता है। क्लियर। तो क्या ध्यान रखना है आपको कि जो आपका डेल्टा H है वो आपके QP के बराबर है, यानी कि हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर आपका प्रेशर कांस्टेंट है तो आपकी जो एब्जॉर्ब्ड हीट है वो आपके इंथैल्पी चेंज के बराबर होगी। मतलब ये हुआ कि जो आपका डेल्टा H है उसकी वैल्यू निगेटिव होगी, और अगर निगेटिव है यानी कि आपकी जो होने वाली रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है, विच इन्वॉल्व्स हीट ड्यूरिंग द रिएक्शन, जो कि आपकी हीट को इन्वॉल्व कर रही है ड्यूरिंग द रिएक्शन। डेल्टा H इज पॉजिटिव। अब आपका डेल्टा H पॉजिटिव कब होगा गाइस, जब ये रिएक्शन आपकी एंडोथर्मिक हो रही है। क्लियर। विच इज ऑब्जर्व हीट फ्रॉम द सराउंडिंग, और एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो आपकी हीट है वो सराउंडिंग से ली जाएगी, ना कि सिस्टम से। एट कांस्टेंट वॉल्यूम डेल्टा V आपका 0 होगा। अगर आपका वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया जाए यानी कि आपके वॉल्यूम में तो कोई चेंज नहीं होगा, बट गाइस अगर इंटरनल एनर्जी चेंज की बात पूछी जाए तो इंटरनल एनर्जी चेंज हमारे हीट के बराबर होगी, यानी कि
हमारी जो एनर्जी है उसके बराबर होगी। मतलब इक्वेशन आपका क्या आएगा, इक्वेशन आएगा आपका डेल्टा एच बराबर इंटरनल डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू वी, यानी जो आपका इंथैल्पी चेंज होगा वो इंटरनल एनर्जी चेंज के बराबर होगा और इंटरनल एनर्जी चेंज आपके क्यू वी के, यानी कि एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम के इक्वल जाएगा। नेक्स्ट है द डिफरेंस बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू। अब आपके डेल्टा एच और डेल्टा यू में क्या डिफरेंस है इसको समझते हैं। इज नॉट यूजली सिग्निफिकेंट फॉर द सिस्टम, ये आपके सिस्टम के यूजुअली सिग्निफिकेंट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आपका जो डेल्टा एच और डेल्टा यू का जो चेंज आ रहा है वो एक दूसरे के इक्वल आ रहा है। किसके लिए? ओनली फॉर सॉलिड और लिक्विड के लिए, बट नॉट ओनली गैस के लिए। सॉलिड एंड लिक्विड डू नॉट सफर इन एनी सिग्निफिकेंट वॉल्यूम। जो आपका वॉल्यूम में चेंज है उससे हमारे सॉलिड लिक्विड कभी भी सफर नहीं करते हैं अपॉन दी हीट। मतलब जब आप हीट को बढ़ाओगे तो आपका जो वॉल्यूम में चेंज आ रहा है वो आपका सॉलिड लिक्विड में सफर नहीं होगा, यानी उनका जो प्रिस्क्राइब डिफरेंसेस होंगे वो आपके एकदम रीजनेबल होंगे, जिनको आप प्रॉपर मेजर कर सकते हो। द डिफरेंस बिकम सिग्निफिकेंट व्हेन गैस आर इन्वॉल्व। अब ये जो चेंज है ये आपका कब इफेक्ट डालता है? जब यही वॉल्यूम चेंज आपका गैस में देखा जाता है। क्लियर? क्योंकि जब आपके गैस में चेंज आएगा तो उसके वॉल्यूम में होने वाला चेंज सिग्निफिकेंट नहीं होता। कंसीडर रिएक्शन इन्वॉल्विंग अ गैस। अब हम इमेजिन करते हैं कि कोई एक गैस है जो कि जिसमें ये रिएक्शन इन्वॉल्व हो रही है, तो आपका जो VA होगा वो टोटल वॉल्यूम होगा किसके लिए? गैस रिएक्शन के लिए, और VB आपका टोटल वॉल्यूम होगा गैस के प्रोडक्ट के लिए। तो नंबर ऑफ मोल्स किसी भी गैसियस रिएक्टेंट के कब होंगे? जब आपका वॉल्यूम A है तो नंबर ऑफ मोल्स आपके Na होंगे, और अगर आपका वॉल्यूम B है तो आपके नंबर ऑफ मोल्स NB होंगे। क्लियर? मतलब जैसे जैसे आपके वॉल्यूम में चेंज आ रहा है वैसे वैसे नंबर ऑफ मोल्स में भी चेंज आ रहा है। कांस्टेंट को अगर प्रेशर और कांस्टेंट को अगर कांस्टेंट कर दिया जाए तो ये इक्वेशन हम लोग आइडल गैस इक्वेशन पर अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारी दो रिएक्शन बनेगी। पहली रिएक्शन PVA बराबर NaRT और दूसरी PVB बराबर NbRT। क्लियर? PVB माइनस PVA, जब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो गाइस क्या आएगा? PVB माइनस PVA इक्वल टू NbRT माइनस NaRT। अब हम इसमें से RT को कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा? NB माइनस Na। तो अब P ब्रैकेट में PV माइनस PV बराबर NV माइनस NaRT। तो PV माइनस PA क्या हो जाएगा? डेल्टा V, क्योंकि ये आपका वॉल्यूम का चेंज आ गया। तो P डेल्टा V किसके बराबर होगा? NB माइनस A। इमेजिन कर लो कि ये आपके डेल्टा NG है, ठीक है? क्या? डेल्टा NG, क्योंकि हम गैस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और RT हमारा कॉमन, यानी कि रिलेशन आ गया P डेल्टा V बराबर डेल्टा NG RT। नेक्स्ट है हेयर डेल्टा NG रेफर द नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस। जो आपका डेल्टा NG है वो क्या करेगा? मोल ऑफ गैस को रेफर करेगा। द माइनस प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ माइनस नंबर ऑफ मोल गैसेस रिएक्टेंट, जो कि आपके गैसियस रिएक्टेंट के बराबर होगा। क्लियर? नेक्स्ट है गाइज डेल्टा H एंड डेल्टा U। तो आपका जो एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा NG RT। क्या आएगा? डेल्टा NG RT। गाइज ये डेल्टा आपका यहाँ उठ के आ गया है, ठीक है? द इक्वेशन is useful for the calculating delta H from delta U या फिर वाइस वर्सा। जो हमारी ये रिएक्शन आई है, ये वाली जो रिएक्शन है ये किसको कैलकुलेट करने के लिए हेल्पफुल होगी? अगर आप इंथैल्पी चेंज को कैलकुलेट कर रहे हो या फिर अपने इंटरनल एनर्जी के चेंज को कैलकुलेट कर रहे हो तो आप आसानी से इस इक्वेशन के थ्रू उसको कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट देखो extensive and intensive property. What is extensive and intensive property? In thermodynamics, a distribution is made between the extensive property and intensive property. जो हमारा डिफरेंस है वो किसके इक्वल होगा? वो इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के इक्वल होगा। An extensive property is a property whose value depend on the quantity
और साइज ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द एटम। जो आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है वो किसके बराबर है, वो आपके क्वांटिटेटिव मैटर के क्वांटिटेटिव साइज के बराबर है। यानी कि अगर हम सिंपल बोलें तो आपका जो वैल्यू आएगा किसी भी क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी का वो आपके मैटर की प्रेजेंट क्वांटिटी के इक्वल होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपका मास है, वॉल्यूम है, इंटरनल एनर्जी है, इंथैल्पी है, हीट कैपेसिटी है, ये सारी आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या होती हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं। दोज प्रॉपर्टीज विच डू नॉट डिपेंड ऑन द क्वांटिटी, वो प्रॉपर्टी जो कि आपके क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती है। साइज ऑफ मैटर प्रेजेंट आर नोन एज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जो आपके क्वांटिटी और साइज मैटर के साइज पर डिपेंड नहीं करती हैं, ऐसी प्रॉपर्टी हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाती हैं। जैसे कि आपका टेम्परेचर है, डेंसिटी है, प्रेशर है, ये सभी आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी हैं। मोलर प्रॉपर्टी ईटा एम इज द वैल्यू ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जहां पर आपका ईटा क्या है, वह एक्स इज द सिस्टम ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। जो आपका ईटा है वो आपका 1 मोल ऑफ सब्सटेंस की वैल्यू है, यानी आपके मोल के नंबर्स हैं। इफ एन इज द अमाउंट ऑफ मैटर, अगर आपका एन मैटर का अमाउंट है तो ईटा एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, ईटा ओवर एन। क्लियर? यहाँ पर n क्या डिपेंड कर रहा है, n इज इंडिपेंडेंट टू द अमाउंट ऑफ मैटर। यहाँ पर जो आपका n है, अमाउंट ऑफ मैटर है, वो प्रॉपरली इंडिपेंडेंट है, किससे? मैटर से। अदर एग्जाम्पल आर मोलर वॉल्यूम, मोलर हीट, कैपेसिटी C। इसके अनदर एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए? मोलर वॉल्यूम, मोलर हीट और कैपेसिटी यानी कि C। The distribution between intensive and extensive properties by considering a gas enclosed in a container of volume V at constant temperature T। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे किसमें, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में। तो हम क्या देखेंगे कि जो गैस है कंटेनर में वो आपके क्या कर रही है, वॉल्यूम V और वॉल्यूम T पर इनक्लोज्ड है, ऐसा हमने इमेजिन कर लिया। तो गाइज आपका जो पार्टीशन आएगा वो कैसा आएगा, वॉल्यूम आपका हाफ होगा, किसके, हर पार्ट के 1.5 आएगा। अगर यहाँ पे शेल्फ लगा दूं तो क्या होगा, ये वॉल्यूम आपका हाफ हो जाएगा। और जो आपका टेम्परेचर होगा वो दोनों एरियाज में कांस्टेंट रहेगा। इससे क्या क्लियर होता है कि जो आपके वॉल्यूम है वो तो आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, जबकि जो आपका टेम्परेचर है, वॉल्यूम जो है वो आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और जबकि आपका टेम्परेचर एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। देखो ये एक पूरा एक पोर्शन है जिसमें वॉल्यूम है V और टेम्परेचर है T। जब इनको डिवाइड किया गया तो वॉल्यूम हो गया आपका V/2, जबकि आपका टेम्परेचर दोनों तरफ कांस्टेंट रहा। इससे क्या पता चला कि वॉल्यूम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और टेम्परेचर इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है हीट कैपेसिटी। तो गाइज दिस हीट appears at the rise as a rise in temperature of the system। जब आपके सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो आपकी हीट भी बढ़ती हुई दिखती है। इससे क्या मतलब है, इससे ये मतलब पता चलता है कि आपका सिस्टम जो है वो हीट को एब्जॉर्व कर रहा है ना। इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू द हीट ट्रांसफर। जो आपका टेम्परेचर की जो हीट है, जो आपके हीट टेम्परेचर में जो बढ़ोतरी आई है या फिर टेम्परेचर जो आपका बढ़ा है वो आपके हीट ट्रांसफ़र के बराबर होगा। यानी Q किसके बराबर होगा, कॉफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय डेल्टा T के। द मैग्नीट्यूड ऑफ कॉफिशिएंट, जो आपके कॉफिशिएंट का मैग्नीट्यूड है वो किस पर डिपेंड करता है, साइज पर। कंपोजिशन एंड नेचर ऑफ द सिस्टम, कंपोजिशन पर और नेचर, सिस्टम के नेचर पर डिपेंड करता है, यानी कि Q आपके C डेल्टा T के बराबर होगा। और यहाँ पर C क्या है गाइस, C आपकी हीट कैपेसिटी है। दस वी कैन मेजर द हीट सप्लाइड बाय द मॉनिटरिंग टेम्परेचर ऑफ द हीट कैपेसिटी। इसका मतलब ये है कि हम क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर को सप्लाई कर हीट को सप्लाई कर सकते हैं, किसके लिए, टेम्परेचर को मॉनिटर करने के लिए। यहाँ पर अगर आपका C लार्ज है, अगर आपकी हीट कैपेसिटी लार्ज है तो इसका मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ गिवन हीट रिजल्ट विल स्मार्ट टेम्परेचर राइज। तो अगर आपका C लार्ज है तो टेम्परेचर राइज आपका कम होगा। वाटर हैज़ अ लार्ज हीट कैपेसिटी, वाटर हमारा बड़ी हीट कैपेसिटी रखता है। डेट इज़ अ लॉट ऑफ एनर्जी इज़ नीड टू राइज टेम्परेचर। इसका मतलब ये हुआ कि सिस्टम की या फिर गैस की एनर्जी को बढ़ाने के लिए,
है ना, आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी। तो गाइज अगर मैं आपसे कहूँ सब्सटेंस के लिए, है ना, किसी सब्सटेंस के लिए, तो आपके C की वैल्यू क्या आएगी, Cm इजकल टू C ओवर N, यानी C आपका किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, सब्सटेंस के, जो कि आपके मोलर हीट के इक्वल है। ठीक है, यानी आपका जो हीट कैपेसिटी है वो आपके सब्सटेंस के अमाउंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर। और अगर हीट की बात करें तो हीट कैपेसिटी हमारी यानी कि Cm आपके C ओवर N के रेशियो के बराबर होगा, जो कि आपकी हीट कैपेसिटी है किसके लिए, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के लिए। एंड द क्वांटिटी ऑफ हीट इज नीडेड टू राइज एट टेम्परेचर, जो हीट की क्वांटिटी है वो क्या है, टेम्परेचर के साथ राइज करने पर आपका जो 1 मोल है किसी भी सब्सटेंस का वो भी आपका 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा। स्पेसिफिक हीट ऑल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जो आपकी स्पेसिफिक हीट है वो आपकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाती है। इज द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर, जो कि आपकी हीट की क्वांटिटी को राइज करने के लिए रिक्वायर्ड है। क्लियर। ऑफ 1 मोल ऑफ मास ऑफ सब्सटेंस एंड 1 डिग्री ऑफ सेल्सियस, जो कि आपकी या तो 1 मोल मास हो सकती है या फिर 1 डिग्री ऑफ सेल्सियस हो सकती है, यानी कि उसका कोई भी अगर क्वांटिटी बढ़ेगी तो वो सिर्फ 1 यूनिट ही बढ़ेगी। टू फॉर फाइंडिंग आउट द हीट Q रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर, अगर आपको हीट को बढ़ाना है तो टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। वी मल्टीप्लाई द स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस, और यही आपके डेल्टा C के या फिर कहना चाहिए हीट कैपेसिटी के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। क्लियर। बाय द मास एंड बाय द टेम्परेचर, किसके द्वारा, मास, टेम्परेचर और हीट कैपेसिटी के द्वारा। मतलब ये हुआ कि जो आपकी Q की वैल्यू है वो किसके बराबर आएगी, Cm और डेल्टा T के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगी, यानी कि Q आपके C डेल्टा T के इक्वल होगा। अब बात आती है रिलेशनशिप बिटवीन Cp एंड Cv फॉर आइडल गैस इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज ये पॉइंट, चलो इसको देख लेते हैं। एट कांस्टेंट वॉल्यूम, किसी कांस्टेंट वॉल्यूम पर द हीट कैपेसिटी C इज डिनोटेड बाय कैपिटल C, जो आपकी हीट कैपेसिटी C है वो हम कैपिटल C से डिनोट कर सकते हैं। एंड एट कांस्टेंट प्रेशर, और किसी कांस्टेंट प्रेशर पर दिस इज डिनोटेड बाय C, और ये किसी टर्म C के द्वारा डिफाइन की जा सकती है। तो हमारा जो रिलेशनशिप आएगा इनके दोनों के बीच में वो क्या होगा गाइज, वो आप इक्वेशन फॉर हीट के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हो। कैसे, एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करें तो, और एट कांस्टेंट प्रेशर की बात करें तो गाइज एट कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब डेल्टा QV बराबर CV डेल्टा T बराबर डेल्टा U, और वहीं पर अगर एट कांस्टेंट प्रेशर की बात करें तो QV बराबर CV डेल्टा T एट डेल्टा इक्वल टू डेल्टा H। क्लियर। नेक्स्ट है द डिफरेंस बिटवीन Cp एंड CV कैन ड्राइव फॉर एन आइडल गैस, जो आपका Cp और CV है उनको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो गाइज फॉर अ 1 मोल ऑफ आइडल गैस हम इसको लिखेंगे डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। अब देखो जो आपका PV आया है, ठीक है, हम इसको RT से चेंज कर सकते हैं क्योंकि PV इक्वल टू NRT होता है, तो 1 मोल के लिए RT हो जाएगा, तो डेल्टा U बराबर डेल्टा RT। तो डेल्टा U बराबर क्या हो जाएगा, हमारा T चेंज हो रहा है यानी R डेल्टा T, तो डेल्टा H की वैल्यू आ जाएगी डेल्टा U R डेल्टा T। क्लियर। अगर हम डेल्टा H और डेल्टा U की वैल्यू को पुट कर दें तो गाइस Cp और Cv का रिलेशन क्या आएगा, Cp डेल्टा T बराबर Cv डेल्टा T और R डेल्टा T, यानी कि Cp बराबर Cv प्लस R, यानी Cp माइनस Cv बराबर R। क्लियर। तो गाइज ये था हमारा टॉपिक जिसमें कि हम लोगों ने सभी थर्मोडायनेमिकल स्टेट ऑफ सिस्टम की एप्लीकेशन को डिस्कस किया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और बहुत बेहतर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए प्यारे बच्चे आप लोग सेशन को देखिए, प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अड्डा 24/7 स्कूल को। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।